कि मलक रियाज और अली रियाज अपनी दौलत पाकिस्तान से ले गए। अगर मलक रियाज के असासे उसके नाम नहीं है तो किसके नाम? ये सब जो ये इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ये काजी फायज ईसा से बचने के लिए इस्तीफे दिए जा रहे हैं। रिटायर्ड जजों का एहतसाब बड़ा मुश्किल मामला है। यहाँ जो काम लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच से नहीं हो रहा था, वो वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया इशरक। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। एक जानिब सियासी गहमा गहमी है और दूसरी जानिब आज नैब की जानिब से असासों की तफसीलात, मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज की असासों की तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई हैं और वो तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं। उन्हीं तफसीलात के हवाले से अंदर की खबर जानते हैं मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल साहब ये बताएँ कि एक तरफ तो सियासी गहमा-गहमी है, ये जो असासों की तफ़सीलात जमा करवाई गई हैं अदालत में, ये बताएँ क्या है? मुझे तो लगा मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज जो हैं बहुत ही गरीब आदमी हैं। ना उनके नाम कोई गाड़ी है, ना घर है, थोड़ी-सी कोई ज़मीन है। मुझे तो लगता है उन पर सदका, फ़ितराना, ज़कात उनको लगती है, गरीब लोग हैं। एवें ही दुनिया ने मशहूर किया हुआ है कि मलक रियाज बहुत अमीर आदमी है, अली रियाज पाकिस्तान का अमीर-तरीन आदमी है। आप उनके साथियों की लिस्ट पढ़ें, ना कोई घर है, ना कोई गाड़ी है उनके पास। गरीब लोग हैं, झोंपड़ी में रहते हैं, एवें ही आपने बदनाम किया हुआ है उनको। देखो जिसके पास घर नहीं है, झोंपड़ी में ही रहता होगा ना। सड़कों पे सोता होगा, अपना तो घर है नहीं उनके पास कोई। मैंने पहले भी कहा था कि मलक रियाज और अली रियाज अपनी दौलत पाकिस्तान से ले गए हैं। इसलिए उनको अंदाज़ा था कि वो उन्होंने इमरान खान के इस केस में 190 मिलियन पाउंड में फँस जाना है। उनको अंदाज़ा था कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो जो है पाकिस्तान से भाग गए हुए थे। इस दौरान बहुत देर कर दी पाकिस्तान में केस बनाने में, उनके असासे ज़ब्त होने में, निज़ाम-ए-अदल में, नैब ने रेफ़रेंस बनाने में, उस दौरान उन्होंने अपना सारा माल निकाल लिया है, दूसरों के नाम लगा दिया है, अब उनके नाम कुछ निकला नहीं है। हमने ये असासे ज़ब्त करके क्या करना है भाई? कहाँ तो बताया जाता था कि पाकिस्तान का सबसे आलीशान घर मतलब रियाज़ का है और अब वो कहते हैं उनके नाम पे कोई घर ही नहीं है, ना अली रियाज़। कभी कहते थे कि फ़रारियाँ हैं अली रियाज़ के पास, उसको स्पोर्ट्स कार्स का शौक है। पाकिस्तान की महँगी गाड़ी देखनी है तो मलक रियाज़ के बेटे अली रियाज़ के पास देखी जाए और कहाँ कह रहे हैं उसके नाम पे कोई गाड़ी ही नहीं है। अब महँगी गाड़ी की बात करें बेचारे को और कोई मेहरान नहीं हैगी, जिसमें वो जा सके। तो मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा मज़ाक हो गया है। पाकिस्तान के अगर मलक रियाज़ के असासे उसके नाम नहीं है तो किसके नाम? फिर नैब बेनामी असासों का पता कराए। वो पाकिस्तान से ले गए हैं तो कैसे लेके गए हैं? गैर कानूनी तौर पे लेके गए हैं, उसका भी केस बनाया जाए। एक और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, कानूनी तौर पे तो नहीं लेके गए। ये पता कराया जाए कि उन्होंने कौन-सी जायदाद कब बेची, किसके नाम लगाई, उनकी बेनामी जायदादें कौन-सी हैं। और फिर जब आप मलक रियाज़ और अली रियाज़ के असासे ज़ब्त कर रहे हैं, तो आप बहरिया टाउन के असासे क्यों नहीं ज़ब्त कर रहे? मतलब आपको बहरिया टाउन के अकाउंट्स फ्रीज़ करने चाहिए। आपको बहरिया मुज़म्मिल टाउन साहब के ये बहुत बड़ा सवाल है। जो हाँ, असासे मुंजमद करने चाहिए वो किए नहीं जा रहे। वो किए नहीं जा रहे तो मलक रियाज़ और अली रियाज़ के नाम तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, अली रियाज़ जो है ना सोबिया तुमसे भी गरीब आदमी है। वो तुम्हारे कैसे पास तो फिर मुज़म्मिल गाड़ी है, साहब? अली रियाज़ के पास गाड़ी भी नहीं है। अली रियाज़ के पास गाड़ी भी नहीं है। तो मेरा मतलब है कि मलक रियाज़ और अली रियाज़ सोबिया तुम्हारे और मेरे दोनों से गरीब लोग आज निकले हैं और मुझे बड़ा तरस आया है। मेरा ख़्याल है कुछ सदका फ़ितराना इकट्ठा करके उनको दिया जाए कि कोई घर बना लें, कोई गाड़ी बना लें, बेचारों को बड़ी बदनामी हो गई। तो इसलिए पाकिस्तान को या तो उनके लिए कोई डोनेशन इकट्ठी करनी चाहिए या उनके असल असासे बाहर आने चाहिए। कहाँ हैं वो असासे जो मलक रियाज़ के हैं? किसके पास हैं? किसके नाम पर हैं? इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है और उसके नाम पे कुछ नहीं है। कहाँ है वो सब कुछ जो उसकी इमारत है, जो लोगों में करोड़ों अरबों रुपए बाँटता था, वो कहाँ किस अकाउंट से बाँटता था? वो जो वीडियो रिलीज़ करता था कि मैंने फलाँ को इतनी रिश्वत दी है, फलाँ को इतनी रिश्वत दी है, वो पैसे आए कहाँ से जहाँ से उसने वो रिश्वत देता था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मलक रियाज़ और अली रियाज़ के असासे पाकिस्तान के निज़ाम-ए-अदल और रियासत पाकिस्तान का मुँह चढ़ा रहे हैं कि देखो इस तरह हम बच जाते हैं। अब इस रेफ़रेंस का क्या फ़ायदा? उनके पल्ले ही कख नहीं है, तो आपने लेना क्या है उनसे? वसूल क्या करना है? सारा कुछ तो वो ले गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये असासे पढ़ के मेरा तो बड़ा दिल दुखा है और मुझे उनके लिए ख़ास हमदर्दी पैदा हुई है और तुम में भी हमदर्दी होनी चाहिए, तुमसे गरीब लोग हैं वो।
मुज़म्मिल साहब ये तो आपने बड़ी अंदर की खबर बताई है। अच्छा एक और अंदर की खबर बताएँ कि हुकूमत बड़ी संजीदा है जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखिए, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वो सिर्फ़ हाज़िर सर्विस जजों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का दायरा-ए-कार रिटायर्ड जजों तक नहीं है। जब कोई जज मतलब साकिब निसार रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने टिकटें बेचकर पैसे कमाए हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं कार्रवाई कर सकती। इफ्तिखार चौधरी ने कोई करप्शन की है और जो रिटायर्ड जज हैं, जो लूट-मार कर रहे हैं, उस लूट-मार को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं देख सकती। ये कानून है पाकिस्तान का। तो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जब इस्तीफ़ा दे दिया, तो उनके वकील ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाके कहा है कि अब हम रिटायर्ड जज हैं, हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो आप तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। एजाजुल तो एहसन अब ने ये भी कार्रवाई इसीलिए कहाँ इस्तीफ़ा हो दिया है कि सकती है फिर? देखो, अब वो पाकिस्तान के आम शहरी हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई नैब में हो सकती है, एफआईए में हो सकती है, एंटी करप्शन में हो सकती है और जो करप्शन के खिलाफ इदारे बने हुए हैं, उनमें हो सकती है। लेकिन एक मसला है ना उसमें भी। अब आप देखें ना क्या साकिब मसला? निसार की ऑडियो कि वो टिकटें खरीद बेचकर पैसे ले रहे हैं, उनके बेटे की। हुँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि तहकीकात ही नहीं हो सकती। अब मज़ाहिर अली नकवी साहब ये चाहेंगे कि जो ही उनको नैब का या एफआईए का या किसी का नोटिस आएगा, वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लेंगे कि मेरे खिलाफ ना कार्रवाई, ना तहकीकात हो सकती हैं, ना मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कुछ हो सकता है और वो स्टे लेकर वो बैठे रहेंगे। जैसे साकिब निसार बैठा हुआ है। ये रिटायर्ड जज यही करती हैं, जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगती है, ये अपने साथी जजों को जाके कहते हैं कि जी मुझे स्टे दे दें और स्टे के साथ बैठे रहते हैं। एजाजुल हुँ, हुँ। हसन साहब भी स्टे ले लेंगे अगर उनके खिलाफ जो हम कार्रवाई सुन रहे हैं, जो रेफरेंस सुन रहे हैं, ये सब जो ये इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ये काज़ी फ़ायज़ ईसा से बचने के लिए इस्तीफे दिए जा रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ऊपर तो स्टे मिल नहीं रहा था। हाई इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाहिर नकवी को स्टे देने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो फँस जाना था इन्होंने। काज़ी ईसा से बचने के लिए इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं और अब ये चाहेंगे कि इनको नीचे हाई कोर्टों से इधर-उधर से स्टे मिल जाए, ताकि इनकी करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। निगरान हुकूमत ये चाहती है कि रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही मिल जाए। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप रिटायर्ड जज के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो जाके साथी जजों के ज़रिए अपनी प्रोटेक्शन हासिल कर लेता है। हमने साकिब निसार और बाकी का ये देखा है, इफ्तिखार चौधरी के मामले में भी ये देखा है। अब सुप्रीम हुँ, जुडिशियल हुँ। काउंसिल में भी उनके खिलाफ कार्रवाई वैसे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ये काज़ी ईसा के दौर में ही हो रही है, मुझे लगता है इसके बाद ना इससे पहले हो सकी, ना इसके बाद हो सकेगी। लेकिन रिटायर्ड जजों का एहतसाब बड़ा मुश्किल मामला है। अब अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इसका इख्तियार दिया जाता है, तो फिर कितने रिटायर्ड जजों के खिलाफ ये कार्रवाई होगी? बहरहाल निगरान हुकूमत का ये ख़्याल है कि ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होना चाहिए। इस ज़िम्न में एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो जिसके ज़रिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था। उस फैसले के मुज़म्मिल खिलाफ साहब कोई वो रिव्यू कौन-सा फैसला है? ये फैसला है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है वो फैसला। ये आफिया शहर बानो ज़िया केस में सुप्रीम कोर्ट ने असूल तय किया था कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई नहीं करेगी। तो अब ये जो आफिया शहर बानो केस है, इसमें चूँकि हुँ, ये हुँ। फैसला आ चुका है कि रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती, तो इसी की अब डिफेंस ले रहे हैं मुज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल अहसन कि अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, अब हमारी करप्शन नहीं देखी जा सकती। और अब वो नीचे से स्टे लेकर तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से। आपको पता है हाई कोर्ट्स में तो आजकल इतनी सहूलतकारी हो रही है कि 9 मई के मुल्ज़िमों की भी ज़मानतें हो रही हैं, तो इनको क्यों नहीं स्टे मिलेगा? इनको भी मिल जाएगा। आजकल हाई कोर्ट और काम क्या कर रहे हैं मुल्ज़िमों को स्टे और ज़मानतें देने के अलावा। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और अंदर की खबर बताएँ, बल्ले के निशान जो पीटीआई का बल्ले के निशान के हवाले से आज की इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट कल फिर समाअत कर रही है। क्या पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? और वैसे भी आज की जो समाअत एक दिलचस्प रही है। देखिए, मैं इस पर तो अभी तबसरा नहीं करना चाहता कि मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक चीज़ जो ये अब कोई तीसरी दफ़ा साबित हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने इससे पहले तोशाखाना वाले मामले में,
पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की, वहाँ से स्टे नहीं मिला, फिर लाहौर हाई कोर्ट चले गए। फिर लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि इस्लामाबाद से कहा हम विथड्रॉ करते हैं, हम लाहौर सुनना चाहेंगे। लाहौर इस्लामाबाद वालों ने कहा आप लाहौर क्यों जाते हैं? ये निगरान अपने इंट्रा पार्टी में भी पहले वो लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ लार्जर बेंच बनवा लिया है। उसके बाद पेशावर से जाके स्टे ले लिया, उन्हें नज़र आया कि वहाँ से स्टे नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लार्जर बेंच बन रहा है, तो लार्जर बेंच में कहीं फँस ना जाए। तो वहाँ जस्टिस कामरान साहब ने कल ही यहाँ जो काम लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच से नहीं हो रहा था, वो वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने कर दिया। फिर हुँ, आईसीए हुँ। में हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ह ह मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स को इस्तेमाल करने का जो रस्म पीटीआई ने डाली है कि वो पहले इस हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर उस हाई कोर्ट में चले जाते हैं, फिर उस हाई कोर्ट में चले जाते हैं। ये इससे पहले नहीं, ये निज़ाम-ए-अदल का जो वो मज़ाक उड़ा रहे हैं कि हाई कोर्ट शॉपिंग जो उन्होंने शुरू की है कि कौन से हाई कोर्ट से क्या मिल जाएगा। ये आज काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने बड़ा पॉइंट आउट किया है कि आप किस तरह एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में फिर चले जाते हैं, उधर से उधर निकल जाते हैं, उधर से उधर निकल जाते हैं। तो इसका कोई जवाब नहीं था पीटीआई के पास, कि वो पहले लाहौर हाई कोर्ट मैं समझता हूँ इट्स अ फिट केस कि सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उन्होंने हाई कोर्ट चेंज किया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप ये 2 हाई कोर्ट्स के साथ जो खेलते हैं कि पहले लाहौर हाई कोर्ट पे पेशावर, पेशावर से लाहौर, फिर लाहौर से पेशावर, इस पर पीटीआई को सख्त जुर्माना भी होना चाहिए और उनकी पिटीशन खारिज भी होनी चाहिए। आज ये पॉइंट सामने तो आया है। देखिए, इससे पहले हमने ये नहीं देखा, वो इस तरह तो इलेक्शन कमीशन तो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जान निकलती है पीटीआई की। 2 हाई कोर्ट्स हैं जो पीटीआई समझती है जहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिलता है। एक लाहौर हाई कोर्ट जिनके दामाद को चीफ जस्टिस के दामाद को एमएनए का टिकट मिल गया है, अली अफजल शाही साहब को, मुर्शिद पाकिस्तान पंजाब को और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद को पीटीआई का टिकट मिल गया है। दूसरा पेशावर हाई कोर्ट जहाँ के जजों के रिश्तेदार पीटीआई की टिकटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो 2 हाई कोर्ट्स हैं, ये पीटीआई की सहूलतकारी में सबसे आगे हैं। आज यही मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, जिसका जो कोई जवाब नहीं था हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर के पास। और मुज़म्मिल साहब एक और पॉइंट जो पॉइंट आउट हुआ चीफ जस्टिस की जानिब से कि अकबर एस बाबर खुद खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है और उन्होंने एक और सवाल किया अकबर एस बाबर के वकील से कि अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? इस पर आप क्या इस कहेंगे? सवाल की कानून में कोई इस सवाल का कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने फैसला करना है कानून आइन के मुताबिक। अकबर एस बाबर वहाँ खड़े हैं बतौर बानी रुकन, जो बतौर बानी रुकन उनका इख्तियार है वो इस्तेमाल करेंगे और काज़ी फ़ायज़ ईसा ने कोई इखलाकी बुनियादों पर फैसला नहीं करना, उसने कानूनी बुनियादों पर फैसला करना है। मैं नहीं समझता अकबर एस बाबर से ये सवाल पूछा जा सकता है। अकबर एस बाबर खड़े हैं, तो वो अपनी तरफ से खड़े हैं। इस तरह तो हम सवाल कर सकते हैं कि हामिद खान क्यों खड़े हैं, सलमान अकरम राजा क्यों खड़े हैं, ये सब टिकटों के लालच में खड़े हैं। आप अली कल को सलमान अक ये जो शुएब शाहीन है, ये सब टिकटों के लालच में खड़े हैं, ये कोई पीटीआई की मोहब्बत में तो नहीं खड़े। ये तो टिकटों के लालच में केस कर रहे हैं, तो आप कल को उनसे पूछ जब वो केस कर लड़ने आएँगे, तो क्या काज़ी फ़ायज़ ईसा उनसे पूछेंगे कि आप टिकटों के लालच में यहाँ खड़े हैं कि खुद खड़े हैं? मैं समझता हूँ ये कोई अहम बात नहीं है, ये ज़रा-ए-मज़ाक की बात हो सकती है, इसका कानून में इसकी कोई गुंजाइश कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मुज़म्मिल साहब एक और अंदर की खबर, पीटीआई ने सूबाई और कौमी असेंबली के उम्मीदवारों की फ़हरिस्तें जारी कर दी हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने ये टिकटें पढ़ी हैं। ये 9 मई के मुलज़िमों, मफ़रूरों, इश्तिहारियों, उनके ख़ानदान और उनके वुकला को टिकटें दी गई हैं। ये टिकटें 9 मई के इर्द-गिर्द घूमती हैं। हर वो बंदा जो 9 मई में मुलव्वस है, उसको टिकट दी गई है और जो 9 मई में मुलव्वस नहीं है, उसको टिकट नहीं दी गई। जिसने फ़ौज को गाली निकाली है, जो रियासत पाकिस्तान पर जिसने हमला किया है, इमरान खान ने उसको टिकट दिया है। जिसने कहा है ये गलत है, उसको टिकट नहीं दिया है। जिसने कहा है कि आपको रियासत पर हमला नहीं करना चाहिए, आपको जीएसक्यू पे हमला नहीं करना चाहिए, आपको कोर कमांडर के जिसने इस बात की मज़म्मत की है, उसको टिकट नहीं दी गई। जिसने कहा है कि बड़ी सही किया आपने जीएसक्यू पे हमला कर दिया है, आपने आईएसआई के दफ्तर पे हमला किया है, आपने एयरबेस पे हमला किया है, कमाल कर दिया खान साहब आपने। उन सबको टिकटें जारी कर दी गई हैं। और ये टिकटें जो हैं, ये अदलिया की सहूलतकारी से जारी हुई हैं, क्योंकि अदलिया ने इनको ज़मानतें दी हैं, रिलीफ़ दिया है, इनके कागज़ मंज़ूर किए हैं। इसलिए आज 9 मई के सहूलतकार, मुल्ज़िम, मफ़रूर, इश्तिहारी
ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और ये कोई पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया मुज़म्मिल को साहब भी इसके टिकट बारे तो में जारी सोचना हो गया, क्या चाहिए। ये इलेक्शन लड़ पाएँगे? देखिए, वो तो अब आगे कानून हरकत में आएगा कि इनको गिरफ्तार करते हैं, एमपीओ में बंद करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, इनके लिए इलेक्शन आसान नहीं होगा। ये 9 मई के मुल्ज़िमों, सहूलतकारों, मफ़रूरों, इश्तिहारियों, उनके ख़ानदान वालों के लिए ये इलेक्शन कोई आसान इलेक्शन नहीं होगा। रियासत इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इनके साथ कोई नरमी करने के लिए तैयार है। अदलिया इनको जितनी सहूलतकारी करना चाहती है, वो कर ले, लेकिन आप देख लें कि अगर अदलिया सहूलतकारी करेगी, तो फिर उस सहूलतकारी का अंजाम भी हमने 2 इस्तीफ़ों की सूरत में देख लिया। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक रियासत 9 मई के मुल्ज़िमों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।